हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अब तक हम लोगों ने यूरोप एंड इंडिया का लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसमें मैंने आपको 2 पेजेस एक्सप्लेन किए थे। उसमें मैंने आप लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था। ओके, इससे पहले वो देखिएगा, इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। नाउ हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है वो हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं पहले हिंदी में आपको पूरा इसका स्टोरी जैसे बता देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी तरह से, देन मैं आप लोगों को उसको रीड करके बताता हूँ। नाउ 1 सेकेंड। जब 18वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, मतलब 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, मतलब बहुत सारी मशीन्स और मशीनरी एरा, मशीन्स का युग, मशीन्स का समय शुरू हो चुका था यूरोप में। और बहुत सारा प्रोडक्शन चालू हो चुका था, वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था मशीन्स के। दूसरी चीज़ों का भी प्रोडक्शन हो रहा था मशीन्स के हेल्प से, मशीन्स के मदद से बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी प्रोडक्शन हो रहा था, जो कि मशीन्स वो टाइम पे स्टीम से चलाई जाती थी। मतलब जो पानी को उबालते हैं तो उसका जो धुआं होता है पानी का, जो उसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, उसके हेल्प से मशीन्स को, मतलब दूसरी चीज़ों का भी इनोवेशन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। और वो टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते थे, मतलब मशीनें बनती थी, वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनती हैं, है ना। तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती थी, मतलब झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा घर जैसा बना देते थे, ताकि वो, मतलब इसके शुरुआती समय में वो झोपड़े के अंदर इंडस्ट्री, झोपड़े वाली इंडस्ट्री होती थी, मतलब बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती थी शुरुआती में। बाद में जब इसका जो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो फिर फैक्ट्रीज़ के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया। ओके, फैक्ट्रीज़ के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया। और मशीन्स जो थे वो हैंडलूम्स, मतलब जो हाथ के मदद से जो चीज़ें बनाई जाती थी, उसके जगह पर, उसके बजाय अब मशीन्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा। और रेलवेज़ भी आ गई थी उस समय, और वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मोड थी ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब उसी से ट्रांसपोर्टेशन होता था। और मशीन्स का जो समय था वो यहाँ से चालू हो गया, और उसको फिर बाद में बोला गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन मतलब किसी चीज़ का स्टैंड लेना, और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ओके, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्टैंड लेना, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टैंड लेना। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो इंग्लैंड में शुरू हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंग्लैंड में शुरू हुई, और फिर वो दूसरे पार्ट्स में, मतलब वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ फैलने लगी, मतलब हर जगह इनोवेशन होने लगा। और इंग्लैंड इस पीरियड में बहुत इन्जॉय किया उसने अपनी इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी को, मतलब वो बहुत मशहूर हो गया था इंडस्ट्रीज़ के मामले में। और फिर बाद में वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से उसको जानने लगा इंग्लैंड। ओके, मतलब इंग्लैंड को वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाने लगा, क्योंकि वहीं से इंडस्ट्रीज़ शुरू हुई थी। अभी मैं आपको इसको इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ, ताकि आपको और मतलब पूरा रीड करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। In the later period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. There was production with the help of machines running on steam. The cottage industries were replaced by big factories. Machines came to be used instead of handlooms. Railway and steamer became the mode of transportation. The age of machines began, and this is known as Industrial Revolution. Industrial Revolution began in England and then spread in other parts of West. During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. Okay, चलिए next topic की तरफ बढ़ते हैं, which is rise of capitalism. 1 second. Okay, so now is next topic is our rise of capitalism. Okay, capitalism की शुरुआत, कैपिटलिज्म का बढ़ना कैसे हुआ।
कैपिटलिज्म मतलब कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मतलब हर देश का अपना अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है पैसे कमाने का, मतलब ओके सिस्टम, पैसे कमाने का सिस्टम। कैपिटलिज्म में होता है कोई जो बिज़नेस कर रहा है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर कंट्री का आदमी, इंसान कोई बिज़नेस कर रहा है, तो वह जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो उसी का होगा, ना कि किसी स्टेट का, ना किसी का, किसी कंट्री का। ओके, वो उसी का होगा। ओके, पर्सनल ओनरशिप उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ओके, नाउ चलिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जब यूरोप में नहीं, जब नए नए सी रूट्स मतलब समुद्री रास्तों का खोज होने लगी, इनोवेशन होने लगा, डिस्कवरी होने लगी, तो फिर नया एक एरा बन गया, मतलब एक नया समय बन गया, एक युग बन गया, जिसमें सिर्फ यूरोप और एशिया के बीच में जिसमें यूरोप और एशिया के बीच में समुद्री रास्तों से भी ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा। मतलब इसके पहले यूरोप और एशिया में ज़मीनी रास्तों से व्यापार होता था, मगर अभी यूरोप और एशिया में समुद्री रास्तों से भी व्यापार होना शुरू हो गया। और बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वो आए ट्रेड करने के लिए, आगे आए व्यापार करने के लिए ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, मतलब पूर्वी देशों, मतलब यूरोप एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है, मतलब वो इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ना, वो सब वेस्ट में है, और वो हमसे, मतलब हम लोग जो है वो ईस्ट में है। ओके, हम लोग ईस्ट में रहते हैं, तो वो लोग हमसे ट्रेड करने के लिए आए ईस्टर्न कंट्रीज़ में समुद्री रास्तों के ज़रिए। ओके, ये इजी नहीं था बिल्कुल भी कि एक इंसान सारा काम मतलब एक इंसान अकेले यूरोप से अकेला एशिया तक आए, इसीलिए ट्रेड करने के लिए अकेला यूरोप से एशिया तक आए, इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ आते थे और उन लोगों ने यहाँ पर आके बिज़नेस करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनी शुरू हुई, मतलब कंपनियाँ बनना शुरू हो गई। जिस तरह कंपनीज़ होती है ना, मतलब पहले लोगों ग्रुप बनाकर ट्रेड करने के लिए आते थे यूरोप से एशिया, मगर धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि यहाँ पर कंपनीज़ बनना शुरू हो गई। और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसी की शुरुआत ट्रेडिंग के ज़रिए हुई। मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना, तो उसके ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। और ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज़, मतलब बहुत ही जो क्या बोलते हैं, अमीर देशों के साथ ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत परिणाम होता था, प्रॉफिटेबल होता था उनके लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा अमीर रिच कंट्री होता था। ओके, और रिस्पॉन्सिबल होता था, मतलब वो लोग बहुत प्रॉफिट कमा के जाते थे यहाँ से। ओके, और इसलिए यूरोपियन रूलर्स, जो यूरोप के जो शासक थे, यूरोपियन रूलर्स जो होते थे, उन लोगों ने जो यूरोपियन ट्रेडर्स, मतलब जो यूरोप से ट्रेड करने के लिए इंडिया या दूसरे ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आते थे, तो उनके साथ यूरोपियन रूलर्स, जो वहाँ के राजा होते थे, वो लोग जहाज़ में, मतलब जो शिप में बहुत सारी मिलिट्री भी भेज देते थे, सैनिक भी भेज देते थे, ताकि जो ढेर सारा पैसे कमा के वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो कुछ चोरी वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, कंपनीज़ को दे देते थे यूरोपियन रूलर्स। ओके, दिस लेट, तो यहाँ से फिर यूरोप में पैसा आना शुरू हो गया। यूरोप बहुत धीरे धीरे अमीर बनना शुरू हो गया, पावरफुल बनना शुरू हो गया। तो इसलिए यूरोप ने ये प्रॉपर्टी यूज़ करना शुरू किया, मतलब ये रूल यूज़ करना शुरू किया ट्रेड करने के लिए। ओके, कॉमर्स और ट्रेड, मतलब व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और इससे उनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ने लगी। मतलब मैंने अभी आपको बताया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ये अलग तरीके का पैसे कमाने का अलग तरीका है, जो कि यूरोप में चलता है। ओके, तो फिर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, जो अलग से सिर्फ ट्रेडर्स आते थे, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रेडर्स यहाँ आते थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो फिर उनको वो खुद पूरा प्रॉफिट लेते थे। तो ये वाला जो सिस्टम था वो बढ़ने लगा, और फिर यूरोप में यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम शुरू हो गया। ऐसे ही लोग पैसे कमाने लगे। ओके, अभी मैं आप लोगों को रीड करके बता देता हूँ।
With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. Thus there was rise of many trading companies. Trade with oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. Hence European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. This led to accumulation of wealth in Europe. This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलोनियलिज्म. ओके, कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब होता है? मतलब किसी एक कंट्री, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है किसी एक देश को, किसी एक कंट्री को तोड़ के उसको एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री. मतलब कोई एक कंट्री, एक देश दूसरे देश को तोड़ता है और उसको एक कॉलोनी बना लेता है. मतलब कॉलोनी तो आपको मालूम होता है ना, एक हम लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं, है ना. कॉलोनी एक पर्टिकुलर एरिया, सोसाइटी. ओके, कॉलोनी हम लोगों के यहाँ पे. लेकिन कॉलोनी का दूसरा मतलब होता है कोई एक देश दूसरे देश को कॉलोनी बना लेता है, अपनी कॉलोनी, खुद का एरिया बना लेता है. जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली थी. ओके, तो वो कॉलोनी. और एक शक्तिशाली देश जिसको इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है. मतलब इकोनॉमिक मतलब वो पैसे वाला है, बहुत अमीर है और उसके पास ताकत भी है. मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसको सेना बल भी बहुत अच्छा है उसका. मतलब उसकी सेना बहुत ताकतवर है. दूसरा इलाका हड़प लेती है, कब्ज़ा कर लेती है और अपना झंडा वहाँ फहराती है. मतलब अपना देश, अपनी जगह बना लेती है, उसको हड़प लेती है और अपना पॉलिटिकल सुपरमेसी, मतलब अपनी गवर्नमेंट बना देती है वहाँ पर. ओके, इसी तरह हुआ था ना, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर, भारत में आकर अपना कॉलोनी बना लिया था और अपनी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू कर दी थी. ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था. आगे देखिए, इसे बोलते हैं कॉलोनियलिज्म. मतलब मैं वापस से बता दूं आपको, कोई एक देश दूसरे देश को तोड़ के अपना इलाका बना देता है, उसको तोड़ देता है, उसको एक अपना इलाका बना देता है और वहाँ पर अपना झंडा फहलाता है. मतलब मेरा मतलब है अपना एरिया बताता है और अपनी गवर्नमेंट शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म. ओके, और इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब इस टेंडेंसी को, ये कॉलोनियलिज्म शुरू होने के बाद इम्पीरियलिज्म शुरू हो गया यूरोपियंस में. इम्पीरियलिज्म का मतलब आपको यहाँ मिलेगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को कॉलोनियलिज्म का रीड करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, मैं वापस से बता दूँ, कॉलोनियलिज्म की बढ़ने की वजह से यूरोपियन लोगों के अंदर इम्पीरियलिज्म बढ़ने लगा. ओके, चलिए पहले इसको रीड करके बता देता हूँ. Colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establishes its political supremacy. This is known as colonialism. This tendency of colonialism led to rise of imperialism among the Europeans. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ओके, इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब होता है? इम्पीरियलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पावरफुल कंट्री, एक ताकतवर देश दूसरे देशों को हड़प लेता है, कब्जा कर लेता है और वहाँ पर अपनी पूरी ही गवर्नमेंट अप्लाई कर देता है. पूरे बड़े देश में अपनी गवर्नमेंट अप्लाई कर देता है, अपनी सरकार बना लेता है और बहुत सारी उसी के अंदर कॉलोनीज़ बना लेता है. ओके, अपने राज्य बना लेता है, अपने कॉलोनीज़ बना लेता है, अपने स्टेट्स बना लेता है. तो उसे बोलते हैं इम्पीरियलिज्म. मतलब आप ये सोच रहे होंगे ना कि दोनों का मतलब तो यही हुआ ना, कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म का सेम मतलब हुआ. लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोपियंस के अंदर फिर लालच आने लगी और उनके अंदर इम्पीरियलिज्म आ गया. मतलब उन लोगों ने एक कॉलोनी बनाई, समझिए एक कॉलोनी बनाई एक कंट्री में, तो फिर उनके अंदर लालच आ गई, तो उन्होंने उस पूरे देश को अपना कॉलोनी बना दिया. तो वही होता है इम्पीरियलिज्म में. तो इसी तरह
अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को हड़प लिया। उन लोगों ने पहले बंगाल पर अपना कब्जा किया, उसके बाद धीरे धीरे वो दूसरे राज्यों पर अपना अटैक करने लगे। तो यही इम्पीरियलिज्म होता है। ओके, और वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। ओके, और उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी बना दी और अपनी गवर्नमेंट बना दी। चलिए मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूँ। ओके, और बाकी था ये, यस, मैनी कंट्रीज़, मतलब बहुत सारे देश जो थे एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, जो बहुत सारे देश जो थे वो इस इम्पीरियलिज्म के शिकार बन गए। मतलब जो यूरोपियंस के लालच के शिकार बन गए और प्रे टू दिस इम्पीरियलिस्ट एस्पायरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशंस, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के शिकार बन गए कुछ बहुत सारे देश एशिया और अफ्रीका के। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, भारत, इंडिया। ओके, जो कि शिकार बन गया अंग्रेज़ों का। अभी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ जल्दी से। Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nations. Okay, next topic की तरफ बढ़ते हैं। Okay, तो imperialism of British East India Company in India। अभी यही इम्पीरियलिज्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ये एक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कॉलोनलिज्म नहीं, वन सेकेंड, कैपिटलिज्म में बताया था। तो एक ब्रिटिशों ने, अंग्रेज़ों ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसको नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो ट्रेड करने के लिए भारत में पहली बार आई। और मैं आपको बता दूं, वो टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपटीशन होती थी, मतलब यूरोप के बहुत सारे देशों में कंपटीशन होती थी अपने आप में कि कौन सबसे पहले भारत के साथ व्यापार करेगा। और फिर आखिरकार ब्रिटिशों ने, अंग्रेज़ों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम डाला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, मतलब 1600 AD में भारत के साथ व्यापार करने के लिए। और ये कंपनी ने परमिशन ली, इजाज़त ली एम्परर जहांगीर से, बादशाह जहांगीर से, जो कि सूरत के मतलब सूरत के बादशाह थे उस समय। और वहाँ पर उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बना ली, और ये पहला जो व्यापार था भारत और इंग्लैंड में हुआ, और ओके वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। भारत और इंग्लैंड में इस कंपनी के ज़रिए पहली बार व्यापार हुआ। ओके, अभी मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूँ। देयर वॉज कॉम्पिटिशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज फॉर अक्वायरिंग trade monopoly in India. The British established British East India Company in 1600 AD to carry out trade in India. This company took permission from Emperor Jahangir and established its factory in Surat. The trade between India and England was carried out through this trade company. Okay, चलिए next topic की तरफ बढ़ते हैं। Okay, तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में, मतलब इंग्लिश पीपल और फ्रांस के लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि वो दोनों, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के दुश्मन बन चुके थे, कॉम्पिटिटर्स बन चुके थे भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। ओके, कंपटीशन उन लोगों ने लगा दी थी कि कौन पहले भारत के साथ ट्रेड करेगा, कौन पहले भारत के साथ व्यापार करेगा। और इस राइवलरी, मतलब इस झगड़े के चलते उनके बीच 3 घमासान युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए जिसको नाम दिया गया है कार्नेटिक वॉर्स। ओके, 3 युद्ध हुए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और आखिरी में तीसरी कार्नेटिक वॉर में, और ये जो 3 वॉर्स थे, 3 युद्ध हुए, तो उनमें जो तीसरी आखिरी युद्ध था, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर जिसको नाम दिया है, वो फाइनली इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया तीसरे युद्ध में। और इसलिए इसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर नहीं था, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग ताकतवर यूरोपियन कॉम्पिटिटर नहीं था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अंग्रेज़ों के लिए पूरे यूरोप में, जो कि भारत के साथ ट्रेड करने वाली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी इतना ताकतवर नहीं था जो कि भारत के साथ व्यापार कर सके। ओके, चलिए मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। England and France were rivals in the competition for trade in India. Due to this, there were 3 wars
There were three wars fought between them, which are known as Carnatic Wars. In the third Carnatic War, England finally defeated France. Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. Okay, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल बंगाल से कैसे शुरू हुआ वो हम लोग पढ़ने वाले. फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा एक्चुअली यहाँ पर इन बंगाल में किस तरह शुरू हुई उनकी हुकूमत. ओके, तो जो बंगाल प्रोविंस था, जो बंगाल प्रांत था भारत का, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही प्रॉस्पेरियस, बहुत ही सुंदर राज्य था, प्रांत था भारत का. ओके, और 1756 में एडी 1756 एडी में सिराजुद्दौला जो था वो नवाब बनाया गया बंगाल का नवाब बनाया गया. और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मतलब ढंग से यूज़ नहीं किया जो कि उनको जो अधिकार मिले हुए थे, कंसेशंस, उन्होंने ढंग से वो व्यापार नहीं कर रहे थे. ओके, जो कि उनको अधिकार मिले हुए थे मुग़ल एम्परर, जो कि नवाब जो थे बंगाल के प्रोविंस के जो नवाब जो थे, उनके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स को अधिकार मिले हुए थे व्यापार करने के लिए, वो लोग ढंग से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे. ओके, गलत इस्तेमाल कर रहे थे. और मतलब जो अधिकार उनको व्यापार करने के लिए मिला, वो लोग अपने फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए उन लोगों ने उस पर खर्च कर दिए. ओके, व्यापार करने के लिए जो उनको अधिकार मिला वो उन लोगों ने कोलकाता में बिना परमिशन, नवाब के परमिशन के, बिना नवाब के इजाज़त के उन्होंने कोलकाता में एक फैक्ट्री बना डाली लोगों के साथ व्यापार करने के बजाय. ओके, तो इसलिए सिराजुद्दौला ने वो फैक्ट्री को हड़प लिया, क्योंकि बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता पे एक फैक्ट्री बना दी. तो सिराजुद्दौला ने उसको हड़प लिया, कैप्चर कर लिया. और यहाँ से फिर जब ऐसा हुआ तब इंग्लैंड में इसके बारे में पता चला, तो वहाँ पे हड़कंप मच गया. ओके, वहाँ पे हंगामा हो गया कि ये ऐसे कैसे कर दिया, किसी ने फैक्ट्री कैसे हड़प ली. तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जो ऑफिसर था, उसने मीर जाफ़र को पैसे खिलाए, न्यौछावर किया, क्योंकि ब्राइब मतलब पैसे खिलाना. मीर जाफ़र कौन था? जो कि नवाब सिराजुद्दौला के सेना का सेनापति था. ओके, सेनापति था. उसको पैसे खिलाए और उसको प्रॉमिस किया कि हम आपको नवाब बनाएंगे बंगाल का. ओके, सिराजुद्दौला के बजाय हम आपको, मीर जाफ़र को नवाब बनाएंगे बंगाल का. तो नवाब सिराजुद्दौला एंड फिर मतलब ऐसे इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिशों की सेना, मतलब अंग्रेज़ों की सेना के बीच में बड़ा युद्ध हुआ प्लासी में 1757 में. ये पहला युद्ध था जो भारत में हुआ अंग्रेज़ों के साथ. ओके, लेकिन मीर जाफ़र के नेतृत्व में, मीर जाफ़र के लीडरशिप के अंदर जितने भी, मतलब वो तो सेनापति था, सेना का हेड था, सेना का लीडर था, तो उसके अंडर में किसी भी सिपाही ने कोई भी हथियार नहीं उठाए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. तो इसीलिए सिराजुद्दौला की सेना हार गई. और मीर जाफ़र को जिस तरह अंग्रेज़ों ने पैसे खिलाकर बोला कि हम प्रॉमिस किया था, उसको नवाब बना दिया गया ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के साथ. ओके, लेकिन बाद में जब मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बन गया, उसके बाद उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो लोग जो भी अधिकार मिले हुए थे उनको व्यापार करने के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे. तो इसीलिए मीर जाफ़र ने अपने सन इन लॉ, मतलब अपनी बेटी के हस्बैंड को, अपने जमाई को, अपने दामाद को, मीर कासिम को नवाब बनाया बंगाल का. ओके, तो मीर कासिम ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की, बहुत सारे रूल्स लगाने की कोशिश की, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इलीगल ट्रेड कर रही थी, मतलब गलत इस्तेमाल कर रही थी ट्रेडिंग का, व्यापारी का. तो मीर कासिम ने भी इसके ऊपर कड़े रूल्स लगाए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ. तो मीर जाफ़र को ही वापस से नवाब बना दिया गया बंगाल का. ओके, तो फिर
अंग्रेज़ों की एक्टिविटीज़ को, अंग्रेज़ों की ये जो व्यापार का गलत इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, उसको रोकने के लिए मीर कासिम शुजाउद्दौला, जो कि अयोध्या का नवाब था, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या उसका नवाब था, मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन तीनों ने, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम, मुग़ल एम्परर, साथ में मिलके एक ग्रुप बनाया और एक कैंपेन चलाई, एक ग्रुप चलाया। ओके। और ये तीनों जो साथ में मिल गए अंग्रेज़ों के खिलाफ। और 1764 में 1764 में एक और युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, बुक्सार का युद्ध जिसे बोला जाता है, जो कि बिहार में लड़ा गया। और इस युद्ध के बाद आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल गए कि वो बंगाल के लोगों से टैक्स भी ले सके। पहले उनको सिर्फ व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन अभी उनको टैक्स लेने का भी अधिकार मिल गया। जबकि एक ट्रीटी रखी गई, मतलब एक शर्त रखी गई कि अगर ब्रिटिशर्स जीत गए तो उनको अधिकार मिल जाएगा टैक्स लेने का। और इससे ब्रिटिश रूल शुरू हुआ भारत में, जो कि बंगाल से शुरू हुआ। ओके। अभी मैं आपको ये पूरा रीड करके बताता हूँ जो मैंने पढ़ा अभी। ओके। तो The Bengal province was one of the most prosperous provinces in India. In 1756 AD, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. East India Company offers misused the trade concessions obtained from Mughal Emperor in Bengal province. The English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of Nawab. Hence, Siraj-ud-Dawla captured the factory at Kolkata. This created discontent in England. Robert Clive diplomatically bribed Mir Zafar, the commander-in-chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. Nawab Siraj-ud-Dawla and the British troops met at Plassey in 1757 AD, but under the leadership of Mir Zafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle, and hence Siraj-ud-Dawla was defeated. Mir Zafar became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protesting against the British, and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab. Mir Qasim tried to put restrictions on the illegal trade of British, and hence once again Mir Zafar was made the Nawab of Bengal to restrict the activities of British in Bengal. Mir Qasim, Shujaud-Dawla, the Nawab of Ayodhya, and Mughal Emperor Shah Alam formed an alliance and ran a campaign. In 1764 AD, Battle of Buxar was fought in Bihar. After this battle, British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal province as per the Treaty of Allahabad. In this manner, the foundation of British rule in India was laid in Bengal. Okay, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पर है ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल. अभी जिस तरह बंगाल पर धीरे धीरे वो लोग रूल करना शुरू कर रहे थे, उसी तरह अभी वो लोग साउथ की तरफ भी अपना ध्यान लगाना ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था. हैदर अली, जो कि मैसूर स्टेट का रूलर था, रूल कर रहा था, हैदर अली, वो उसने बहुत मुश्किल से मैसूर, मतलब मैसूर आपको मालूम होगा ना, आज कर्नाटका का एक प्रमुख शहर है मैसूर, तो वहाँ पर मैसूर पर हैदर अली ने बहुत मुश्किल से कंट्रोल पाया. और जब हैदर अली की डेथ हुई तब उसका बेटा टीपू सुल्तान, जो ये है टीपू सुल्तान सुल्तान बन गया मैसूर का, मतलब रूलर बन गया मैसूर का. और उसने अपनी पूरी कोशिश की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की, उसने अपना बेस्ट दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. और आखिर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई बैटल ऑफ बुक्सार बोल रहा हूँ, श्रीरंगपटना, जो कि 1799 में श्रीरंगपटना की बैटल हुआ. एक जगह होगी श्रीरंगपटना, जो कि 1799 में युद्ध हुआ इसका, और वहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई. और इस ऐसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर स्टेट पर, मैसूर टेरिटरी पर अपना कब्ज़ा जमा लिया. ओके, तो मैं रीड करके बताता हूँ. हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टुक कंट्रोल ओवर ऑफ मैसूर. आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ Mysore. He tried his best to fight against the British. At the end, Tipu Sultan died in the Battle of Srirangapatna in 1799. In this manner, the British took control over of the Mysore territory. Okay, now इतना बाकी है हमारा, 2 टॉपिक्स और बाकी. इसके बाद ये लेक्चर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. चलिए ये ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध इसकी शुरुआत करते हैं. ओके,
तो अभी ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध, कैसे ब्रिटिशर्स ने सिंध पर अपना कब्जा कैसे जमाया? वेल, सिंध आज पाकिस्तान का एक प्रांत है, प्रोविंस है, स्टेट है। ओके, तो वहाँ पर वो पहले के समय तो पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करते थे, तो वो टाइम पे सिंध भारत का ही एक हिस्सा था। ओके, ब्रिटिश पावर को बढ़ाने के लिए, ताकतवर करने के लिए भारत में अंग्रेज़ों ने अपना अटेंशन, अपना ध्यान नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिमी इलाके पर लगाया अपना ध्यान। मतलब वो टाइम पे पाकिस्तान जहाँ है आज सिंध, वहाँ पर अपना ध्यान लगाया नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और उनको डर ये था कि रशिया भी भारत पर अटैक कर सकता है, भारत पर कब्ज़ा कर सकता है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए आ सकता है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपना पहले से ही एक बेस बना लिया अफ़गानिस्तान पर, ताकि अफ़गानिस्तान से रशिया के लोग भारत पर अटैक कर ही ना सके। ओके, और फिर जो कि अफ़गानिस्तान से क्योंकि अफ़गानिस्तान से ही सिंध और अफ़गानिस्तान का सीधा रूट होता था वो टाइम पे। इसीलिए अंग्रेज़ों को ये डर था कि रशिया के लोग सिंध पर ना अटैक कर ले, भारत पर ना अटैक कर ले। ओके, तो इसीलिए उन लोगों ने सिंध का महत्व समझा, सिंध का इम्पोर्टेंस समझा और उसको 1843 ईयर में हड़प लिया, सिंध को हड़प लिया, कैप्चर कर लिया। अभी मैं आपको इसको इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ। To strengthen the British power in India, the English turned their attention towards northwest frontier. They feared that Russia might attack India through Afghanistan, and hence the English started establishing their influence over Afghanistan. The route towards Afghanistan went through Sindh. The British understood the importance of Sindh and hence captured it in 1843. Okay, तो लास्ट अभी हम लोगों का टॉपिक है द फॉल ऑफ सिख पावर। सिख पावर पंजाब से कैसे घटने लगा, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, तो 1 सेकेंड, अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉल ऑफ सिख पावर पंजाब में घटने कैसे लगा। जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, अभी हम लोग 18th सेंचुरी का पूरा पढ़ चुके हैं, 18th सेंचुरी का अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 19th सेंचुरी की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी की शुरुआती में पंजाब का पूरा ताकत महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में था। मतलब पूरा पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में था। और जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, तब उनके छोटे बेटे दुलीप सिंह वो सिंहासन पर बैठे और उनके बिहाफ, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के बिहाफ में उनकी वाइफ क्वीन जिंदन ने स्टेट अफेयर्स, मतलब जो राज्य के अफेयर्स हैं, जो छोटे मोटे अफेयर्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन पर वो ध्यान देने लगी। उन्होंने ध्यान दिया उनके राज्य पर, पंजाब पर जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी उन पर ध्यान देती थी। लेकिन उन्होंने राज्य के कामों पर, पंजाब के कामों पर तो ध्यान दिया क्वीन जिंदन ने, लेकिन वो रानी जिंदन उनके महल, मतलब रंजीत सिंह जी के किले में, पंजाब के जो महल में जहाँ पर वो रहा करते थे, वहाँ पर जो सरदार थे, मतलब जो मंत्री थे, उन पर कंट्रोल क्वीन जिंदन नहीं कर पाई। ओके, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाई, उन पर ध्यान नहीं दे पाई। तो फिर अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने सिख सरदार, मतलब वो जो महल में कुछ मंत्री थे, उनको पैसे खिलाए, उनको न्यौछावर दी। और सिख कम्युनिटी उसके बाद मगर सिखों ने ये सोचा कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ पंजाब पर अटैक करेंगे, और इसलिए सिखों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ अटैक लॉन्च किया। ओके, पहले एंग्लो सिख वॉर में, मतलब पहले अंग्रेज़ों और सिखों के वॉर में, युद्ध में सिख हार गए। ओके, सिखों को हार का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी दुलीप सिंह जो थे वो सिंहासन पर ही बैठे थे। ओके, वो सिंहासन से हटे नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों का असर पंजाब पर बढ़ते जा रहा था, तो सिखों को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुलराज, जो कि मुल्तान के ऑफिसर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया, उनके खिलाफ स्टैंड लिया, और इसमें एक और लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज़ों और सिखों में, और इसमें
हज़ारों सिखों ने हिस्सा लिया इस लड़ाई में, और लेकिन फिर भी दूसरे युद्ध में सिखों को हार का सामना करना पड़ा। और 1849 में अंग्रेज़ों ने फाइनली पूरे पंजाब पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। और इसके साथ ही साथ सिखों के साथ ही साथ मराठा भी थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी। और हम लोग अगले चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेंथन, उन्होंने अपना रूल किस तरह ताकतवर किया। जब मराठाओं के साथ लड़ाई करते करते उन्होंने अपना रूल किस तरह ताकतवर किया, हम लोग वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं आपको ये रीड करके बता देता हूँ फास्टली एकदम। In the beginning of 19th century, the power in Punjab was in the hands of Ranjit Singh. After the death of Ranjit Singh, his minor son Duleep Singh came to throne. On his behalf, his mother Queen Jindin looked after the state affairs, but could not keep control over the officers. Taking advantage of the situation, British bribed some of Sikh Sardar. The Sikh community thought that the British will attack Punjab, and hence they launched an attack on the British. In the first Anglo-Sikh War, the Sikh were defeated, but still Duleep Singh remained on the throne. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to the Sikh. Mulraj, officer of Multan, revolted against the English. Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British. In the second war, the Sikh had to face defeat again. In 1849, the British finally captured the entire region of Punjab. Okay, पंजाब को पूरी तरह से हड़प लिया अंग्रेज़ों ने 1849 में. The Marathas were important, strong rulers in India. How did the British strengthen their foundation of rule in India by defeating the Marathas will be studied in the next chapter. Okay, चलिए अभी हम लोग next chapter में पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल. तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. तो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितेश जलानी चैनल, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन.